नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन राजस्थान। साथियों, हमने रीट पात्रता 2022 के 3 पेपरों का विश्लेषण कर लिया। आज हम चौथी शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करेंगे। साथियों, इस शिफ्ट के पेपर में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो अन्य सभी शिफ्ट में आए क्वेश्चनों की तुलना में सबसे सरल थे, यानी कि ये जो पेपर था इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे वो सबसे आसान थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि ये सीखने की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा शामिल है ये पूछ रहा है। तो शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि अधिगम में कौन सा इनमें से शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अधिगम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय जो सारी जो प्रोसेस है वो शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है क्या माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। तो ये कहलाएगा सूक्ष्म प्रणाली या माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो इनमें से अपन को ऑप्शन छांटना है जिसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो अपन को पता है हावर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। फ्रायड ने जो है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद। जबकि पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में एरिक एरिक्सन था, और एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत था वो था मनोसामाजिक सिद्धांत। इन दोनों के सिद्धांत में अंतर है। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, और जो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है। फिर आता है थ्रस्टन। तो आपको पता है थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि के क्षेत्र में। समूह कारक सिद्धांतों के जनक कौन है? थर्स्टन। अब आते हैं अल्फ्रेड बीने। आपको पता है बुद्धि मापन के जनक जो है बीने को कहा जाता है, और इन्होंने बुद्धि बुद्धि के कार्य के सिद्धांतों में जो एक तत्व सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। इस आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सा है। तो प्रशंसा प्रमाण पत्र है, मान्यता प्रमाण पत्र है, नियम एवं शर्तें प्रमाण पत्र है, या प्राधिकार प्रमाण पत्र है। तो आरटी 2009 के अनुसार जो मान्यता प्रमाण पत्र है उसके बिना जो विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनुभव के द्वारा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये सीधी सी परिभाषा है, अधिगम को कहा जाता है। इसमें ये जो शिफ्ट है इसमें सबसे आसान क्वेश्चन आए थे, या यूँ कहें कि साइकोलॉजी के सबसे जो आसान क्वेश्चन आए थे वो इसी शिफ्ट में आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सीधा ही ऑप्शन है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो किस में आ जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। क्या कोशिकीय विज्ञान की ओर अग्रसर है, क्या जीवमिति की ओर अग्रसर है, क्या जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन की ओर अग्रसर है। ऊपर देखो, कैटालॉजी, बायोमेट्री, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध है जो इन सभी क्षेत्रों की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो आरटी अधिनियम 2009 कितने घंटे काम करने के निर्देश देता है, प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करने के निर्देश देता है। ये क्वेश्चन जो है जो लेवल 1 का पेपर था उसमें भी आया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। जैविक निर्धारक पूछा है, क्या तंत्रिका तंत्र है, क्या वाहिनीय ग्रंथियां हैं, क्या दैहिक संरचना है, या स्थितिजन्य संरचना। देखो ये तीनों जो है जैविक निर्धारक नहीं है पूछा है, इसने क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो ये तो जीव से संबंधित है तीनों, और ये परिस्थिति है, सिचुएशन स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम, पहला प्रगति,
दूसरा रूपांतर, तीसरा प्रतिगमन, डी जैसा पैदा होता है। तो देखो, रूपांतर यानी कि जीन में रूपांतर भी आता है, प्रतिगमन भी होता है, और लाइक बिगेट्स लाइक। तो इसका जो प्रगति वाला जो नियम है ये इसमें नहीं आएगा, बाकी जो तीनों हैं इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? यानी कि आप अगर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा एक जो है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। कि एक समस्या की अवधारणा, देखो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, रिवाइजिंग रिसर्च और कंक्लूजन, आधार सामग्री एकत्र करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो इनमें से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? परीक्षण परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से है। तो वापस पढ़ते हैं। परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से, यानी कि कोई परीक्षण कर रहा है, दो भिन्न भिन्न मौक़ों पर परीक्षण किया और उसने जो लाभांक प्राप्त किए वो क्या है? संगति। संगति का मतलब है दोनों सेम है। तो ऐसा परीक्षण कैसा होगा? ऐसा परीक्षण होगा विश्वसनीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। देखो, पिछले पेपर में भी और इससे पिछले वाले पेपर में भी, यानी कि 3 शिफ्ट जो लेवल 2 की थी, इन दोनों में परीक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन आया। कौन सा वैध है, कौन सा वैध नहीं है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, इनको लेकर के जो है परीक्षण का क्वेश्चन आता रहता है। इस बार भी आपको जो है परीक्षण के क्वेश्चनों को देख करके जाना है, परीक्षण को ढंग से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये सबसे आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे, ऑप्शन ए, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है। तो ये ध्यान तो देना ही चाहिए कि वो परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है या नहीं। अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, बिल्कुल मेहनत तो करनी होगी। लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए, बिल्कुल लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताने से उसमें कंपटीशन की भावना होगी। तो इसमें जो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो अधिक व्यवसायी व कौशल सीखें, इस बात पर जो है उसको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, यानी कि लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये जो है किस सिद्धांत में आता है? तो ये किस सिद्धांत में आ जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुगम, आपको ये बताना है कमेंट में कि क्रिया प्रसूत अनुगम सिद्धांत जो है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? तो फ्रायड ने, आपको पता है, इदम, अहम और प्राहम को जो है व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व बताया था। क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो स्थिर अवस्था बनाने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति होगी उसको क्या कहेंगे? समस्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थिति। क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या कह रहा है? सीता डे केयर सेंटर में काम करती है। किस में काम करती है? डे केयर सेंटर में। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो क्या बाह्य प्रेरणा? नहीं, बाह्य प्रेरणा में पुरस्कार वगैरह आते हैं, बाह्य और बाहरी ये दोनों कट हो जाएंगे, स्वार्थी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंतरिक प्रेरणा है। कैसी प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि उच्च वेतन की तो आकांक्षा ही नहीं रखती, बल्कि कहाँ रहना चाहती है? अपने बच्चों के पास। तो ये बच्चों के पास रहने की प्रेरणा जो है उसकी आंतरिक प्रेरणा है, नहीं कि बाह्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिभाशाली
की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी पहचान में हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या माता पिता की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या शिक्षकों की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या सामुदायिक दृष्टिकोण को? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में कौन सा जो है उपयुक्त नहीं है? तो क्या पठन करना, क्रॉसवर्ड स्पेलिंग पर काम करना और क्रीड़ा में भाग लेना, ये तीनों जो है संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्तर को बनाए रखने में उपयुक्त है। ये जो आसीन जीवन शैली है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? डार्विन। उत्तरजीविता का सिद्धांत वगैरह ये डार्विन का ही है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? यानी कि जो कौन सा जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी, इनमें से कौन सी है जो जीन पियाजे द्वारा नहीं दी गई? तो संवेदी परक स्थिति, सेंसरी मोटर स्टेज जो है जीन पियाजे द्वारा दी गई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, द प्री ऑपरेशनल स्टेज भी दी गई थी। औपचारिक प्रचलन, फॉर्मल ऑपरेशंस, ये भी दी गई थी। ये जो चक्रीय चरण है ये जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाएगी विचारण। क्या कहलाएगी? विचारण, या इंग्लिश में थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि ये जो है पिछले वीडियो में मैंने ये आपको इसका आंसर बताया था। आप जो है इस वीडियो में कमेंट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं किस किस को जो है सही से पता है। क्वेश्चन नंबर 25, आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आत्मसातीकरण जो है जीन पियाजे के जो अपन संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं उसमें आता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा वर्तमान स्कीमा का प्रयोग करते हुए बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो शिक्षा के प्रमुख 3 आधार कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्या है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया क्या है? देखो ये रोगों से संबंधित है, जो मनोवैज्ञानिक विकार है, जो मनोविकार है, उनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। पढ़ने में कठिनाई जो होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। गणित समझने में कठिनाई होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया। और वर्तनी में जो लिखने में कठिनाई होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। तो जो आपको इस बार और जो है ये मनोविकार, इन मनोविकारों में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको और पढ़ के जाना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उससे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह रिक्त स्थान प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सी तकनीक में प्रयुक्त होता है? ये होता है कथानक संपर्त्य परीक्षण में, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास विधि है, साक्षात्कार तकनीक भी है, या नहीं है पूछा है, वस्तु सूची तकनीक, निर्धारण मापनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारण मापनी। ये जो है व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि जो है कौन सा मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए हल्की मंदता, ऑप्शन बी मध्यम मंदता, ऑप्शन डी तीव्र मंदता, ऑप्शन सी गंभीर मंदता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तीव्र मंदता जो है मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों अगले क्वेश्चन में हम रीट 2021 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चनों का एनालिसिस करें।